नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप सबका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं, आप देखते हैं उनका खूब स्वागत सम्मान होता है। भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला हुआ अब लोग महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर। लेकिन आज हम बात करेंगे खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम देशों के अंदर भारत को लेकर के क्या नजरिया है, वो वहां से भारत में जो इतनी बड़ी मुसलमान आबादी है उसको लेकर के क्या सोच रखते हैं, और यहां की सरकार और भारत के मुसलमानों के रिश्ते को वो कैसे देखते हैं। हमारे देश में आजकल आप देख रहे हैं यूसीसी को लेकर के भी एक बहस छिड़ी हुई है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए जो माना गया कि सीधे मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, उस पर कुछ हमने देखा विरोध भी हुआ, प्रदर्शन भी हुए। आज हमारे मेहमान हैं बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, पब्लिक स्पीकर और बहुत सारे मैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, जफर सरेशवाला साहब। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। कोई कमी रह गई हो तो बताइए आपके इंट्रोडक्शन में। नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। अच्छा, एक खास बात यह कि अभी जफर साहब जो हैं वो कुछ खास देशों का दौरा करके आए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने भारत के बारे में बात की है, उनसे सवाल भी हुए हैं। इसमें आप अबू धाबी गए, आप सऊदी अरेबिया भी गए, उसके बाद आप अमेरिका भी गए। तो लोगों ने आपसे पूछा कि भारत में कैसा चल रहा है सब कुछ, खास तौर पर भारत के मुसलमान खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल यही सवाल था हर जगह पे, बिल्कुल यही सवाल था। इसलिए देखिए क्या होता है ना, आजकल खबरें बहुत तेज़ी से चली जाती हैं। ज़रा कुछ होता है, जैसे भाई नित्यानंद, वो यत्यानंद साहब एक हैं जो कुछ न कुछ बोलते हैं, या वो धर्म संसद वाले कुछ बोलते हैं, या जो नेगेटिविटी वाली जो बातें होती हैं। तो आजकल क्या होता है, वो है ना व्हाट्सएप और उसके ज़रिए उसमें अरेबिक सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ पहुंचती है। अच्छा, तो जो हो रहा है, या ज़्यादा बढ़कर चढ़कर कुछ जिनको है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से प्रॉब्लम है, उनकी भी बड़ी वहाँ पर बोलबाला है, उनके बड़े लेक्चर होते हैं इन सब जगहों पर। तो एंटी मोदी सोच रखने वाले लोग भी बहुत हैं, बहुत हैं, और वो यहाँ से भी वहाँ जाते हैं। ठीक है। और उनकी बहुत वो फौरन वो जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं भावतू तूने वहीदे की दो, मतलब यानी कि जो आपको पसंद था और वहीद ने भी कहा। तो एक सोच भी है, और उसके मुकाबले वाले उसकी कंडीशन वाले लोग भी पहुंच गए। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अब मैं जैसे शुरू करूं यूसीसी से, यूसीसी को लेकर भी सवाल हुए आपसे? हाँ, भारत में आने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए यूसीसी का नया ताज़ा ही था, तो मैंने लोगों को ये कहा कि देखिए यूसीसी अगर जो है कॉमन सिविल कोड अगर आता है, सपोज अभी तो मैंने कहा कुछ बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा अभी ये प्रीपोस्टरस है, यानी अभी तो उसके वो क्या होगा, यानी अभी तो लोगों ने बना लिया है ना, यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा अभी तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, और वो ड्राफ्ट के पहले यानी हम इस पर कब कहें, या मुखालिफत भी करें या मुआफिकत, कुछ है ही नहीं। तो प्रीपोस्टरस वहां ये माहौल बना हुआ है कि ये आ रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, ये एक जनरल था कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ठीक है। तो मैंने कहा यार आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आता है ये कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हिंदुओं को असर नहीं करेगा, क्रिश्चियंस को असर नहीं करेगा, पारसीज को असर नहीं करेगा, ट्राइबल्स जो हैं उनके अपने कानून हैं उनको असर नहीं करेगा, बौद्धिस्ट हैं उनको असर नहीं करेगा, सिख समुदाय के लोग हैं उनको असर नहीं करेगा। तो हम टोपी क्यों पहनते हैं? एक टोपी पहनते मतलब हमने क्यों जिम्मा लिया है कि हम विरोध करें? या ऐसा क्यों लिया कि हम पर ही असर करेगा? मैंने कहा हम पर तो अगर असर करता है, सपोज अगर आता है, तो तीन चीजें हमारी। एक यह है कि भाई एक से ज्यादा शादी। तो मैंने उनको सूरे जो कुरान में जो जहां पर है, यानी एक लोगों के अंदर एक गलत फहमी है। इस्लाम जो है वो ये नहीं कहता दो शादी, एक से ज्यादा शादी करो। इस्लाम कहता है कर सकते हो, और कर सकते हो में भी वो जो पस मंजर था कि बेवाएं थी, यतीम थी, जिनको इन्हें एक जिंदगी मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, उसके लिए था। और उसके बाद भी कुरान ने 20 कंडीशनें रखी हैं, यानी एक से ज्यादा अगर शादी होगी तो ये कंडीशनें हैं आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और आखिर में जो लास्ट आयत है कुरान की, जिसमें उसमें अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं कि मगर तुम मत करना इसलिए कि तुम ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाओगे। और वैसे भी अगर आप पूरा अगर स्टैटिस्टिक्स लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मुसलमानों में 1.6% हैं जो एक से ज्यादा शादी करते हैं। तो उसके लिए अपना सर क्यों फोड़ते हो इतनी छोटी उसके लिए? ये डेटा तो हमारे यहाँ भी देते हैं नेता, कि भाई देखिए इतने कम लोग हैं जो दूसरी शादी करते हैं। क्या लेकिन फिर भी एक है कि नहीं हम इस होने नहीं देंगे, एक कानून नहीं बनने देंगे। एक दूसरी बात,
हमारा जो है वो 3 तलाक का मामला था, वैसे ये 3 तलाक एक सिटिंग में कुरान के खिलाफ थी। अगर कुरानी तरीका जो, इसलिए अगर आप देखें कि जब ट्रिपल तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट में गया तो एक जज ने जो जजमेंट दिया था ना, वन ऑफ द जजेस, 5 जज थे, उन्होंने पूरी कुरान की आयत कोर्ट की और उन्होंने कहा कि समथिंग विच इज रॉन्ग इन थियोलॉजी, हाउ कैन इट बी ट्रू इन लॉ। उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है ना एक साथ में देने का, ये कुरान के खिलाफ है, और उन्होंने कुरान का तरीका दिया। तो मैंने कहा अगर कुरान के तरीके से तलाक होती है तो वो ऑलमोस्ट वही है जो कोर्ट्स में होती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होना? नहीं, देखिए इस पर क्या हुआ, इस पर ओवैसी साहब मुझसे बात करते हुए नाराज हो गए, बोले आप चाहते हैं हम हिंदुओं की तरीके से तलाक दें, हम क्यों माने हिंदुओं का तरीका? नहीं, इस्लाम का जो तरीका है ना कुरान में जो है वो ये है कि अगर मियाँ बीवी में अनबन हो जाए तो खानदान के जो बड़े हैं, समझदार हैं, वो बीच में पड़े और रिकंसिलेशन करें, यानी एक प्रोसेस ऑफ रिकंसिलेशन है। अगर तब भी नहीं होता तो एक तलाक दें, अगर तब भी नहीं होता साथ में रहे यार तो फिर दूसरी तलाक दें। ये कुरान का तरीका है। और अब लगता है कि नहीं ये अब इनकी होने ही वाली नहीं है तो फिर तीसरी तलाक दे। उसका मतलब यह है कि तलाक इज अ प्रोसेस, मतलब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का तो कहीं है ही नहीं। हाँ। तीसरी बात, इसी तलाक पर ही उसी बात को अगर ये अदालत के जरिए हो जाएगा, जैसा बाकी जैसे हिंदू धर्म के लिए चलिए होता है, तो भाई क्या एतराज है इस पर? ऐसा बहुत सारे मुल्कों में है, इस्लामी मुल्कों में भी, बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के अंदर भी आपको है ना, यू हैव टू टेक, इट हैज टू बी बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि आपस में कर लिया। बिल्कुल, बहुत सारे इस्लामी मुल्क उसको नहीं मानते। एक और फिर डिवोर्स कितनी होती हैं वो भी फिगर में ये कहता हूं कि डिवोर्स का रेट जो है ना, हालांकि सबसे आसान है इस्लाम में, कम है डिवोर्स का रेट। तो तीसरी अगर चीज है जो हमारे प्रॉब्लम आ सकता है वो है इनहेरिटेंस। अभी मैं अमेरिका में था और उस वक्त ये बड़ा गर्म जोशी से था, तो जो लोग एंटी मोदी हैं उनमें से एक बड़े रिनाउंड पीएचडी की थी उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बड़ी पोजीशन पे अमेरिका में, और वो हिंदुस्तान से उनका बड़ा ताल्लुक है लेकिन है एंटी मोदी। वो मुझे कहने लगे कि यार ये इसमें इतना कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत क्या है? बोले विल बना ले वे, बोले हम लोग अमेरिका में 50 साल से रहते हैं और यहाँ इस्लामी कोई कानून नहीं है, हम चल रहे हैं यार। तो उनका यूं कहना था कि इस पर इतना कन्फ्रंटेशन और एजिटेशनल जो एटीट्यूड है ये करने की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों की राय बता रहे हैं जो वैसे भी मोदी के खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नजरिए से ये उनकी राय थी जो एंटी मोदी हैं कि इस पर इतना अड़ने की जरूरत नहीं, इतना अड़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये कहा कि यार यानी ये इतना अड़ना है तो मुसलमानों को हाईली एजुकेटेड बनाने में अड़ो, मुसलमानों को यूपीएससी के एग्जाम में प्रिपेयर करना और एग्जाम में बैठने में अड़ो, मुसलमान जेईई के एग्जाम में बैठे उसके लिए अपना इतना दिमाग लगाओ, इतना कॉन्फ्रंटेशन और लड़ाई लड़ो प्राइम मिनिस्टर से और मोदी से कि भाई मुसलमानों को इसमें क्या देते हो आप? बोले ये सब चीजें कोई बेमायने कि जिस पर इतना वो करने की जरूरत है। और उनका भी वही कहना था जो मैंने कहा कि अगर आता है तो इस मुल्क के सारों को असर करेगा। तो मतलब मेरे नजदीक आपकी क्या फिर आज आपकी राय क्या है या आपकी एडवाइस क्या होगी आज देश के मुसलमानों को? देखिए मेरी मुसलमानों को एडवाइस ये होगी कि अभी कोई भी इस पर एजिटेशनल एटीट्यूड या एजिटेशनल माइंड करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अभी कोई हमारे सामने कोई मुसद्दा ही नहीं है। अगर कोई चीज आती है तो हम उस वक्त देखेंगे तब। और अभी हाँ क्या करना चाहिए कि भाई उन्होंने मांगा है, जो लॉ कमीशन ने मांगी है कि भाई आपको मुखालिफत भी है तो क्यों है। तो मैं समझता हूं कि इधर उधर बात करने के बजाय जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं या जिनको लगता है कि इससे नुकसान होगा या नहीं होगा या जो भी है, वो अपनी बात वहां रखें डायरेक्टली, इसलिए कि ये पब्लिक डोमेन की चीज है तो आप रखिए वहां पर। यूसीसी एक मुद्दा था, आपने आम तौर पर वहां लोगों में जब आप गए, आप कई प्रोग्राम्स में गए, मैंने उसके वीडियोस भी देखे, आपसे सवाल भी खूब हुए, तो उनको बाय एंड लार्ज इमेज क्या है भारत की सरकार के मुसलमानों के साथ रिश्ते की या सलूक की? यानी उनको तो ऐसा लगता था कि जैसे मुसलमान सड़क पे चल ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। अच्छा हाँ, यानी वो आता है भाई लिंचिंग। तो मैंने उनको कहा कि देखो ठीक है, मैंने कहा हम इसको लेट्स बोलते हैं ना, इसको एक पूरा बैठे। वो मेरे वालिद हमेशा हमारे को कहा करते थे एक जमाने में कि बोले ये मसला है, ये मसला है। बोले एक काम करो पेपर पे लिखो क्या मसला है। तो बोले पेपर पे जब लिखते थे ना तो वो जो बहुत जहन में होता था ना वो एकदम छोटा हो जाता था और लगता था है ही नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए कि इनके 9 साल हैं, इनके मोदी साहब के 9 साल में कितने लिंचिंग हुए। मैंने कहा एक भी बहुत खतरनाक है, एक भी होना बहुत खतरनाक। और मैंने कहा कि मैं इनके लोगों से मिलता हूं,
जो टॉप लेवल के लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए खुश हैं, वो भी बिल्कुल, उनको भी लगता है कि यार ये बहुत सीरियस मामला है ना, इट इज़ अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू। लेकिन मैंने कहा आप मुझे बताओ क्या इससे पहले नहीं होता था? मैंने उनको मिसाल दी अहमदाबाद शहर की। मैंने कहा मैं उस शहर से आ रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी मैंने कर्फ्यू देख के बड़ा हुआ हूँ, और जिसको आप लिंचिंग बोलते हो ना, आज हमारे ज़माने में उसको स्टैबिंग बोलते थे। मैंने कहा अहमदाबाद का मुझे याद है 1990 की अक्टूबर में फसाद हुए थे, जो रथ यात्रा निकली थी अडवाणी साहब की जी। उस एक दिन में 130 स्टैबिंग के इंसिडेंट हुए थे, जिसको आप लिंचिंग कहते हो। तो मैंने कहा हम तो देख के बड़े हुए हैं, और इनके 9 साल में 170 हुए। मैंने कहा हिसाब आप लगाओ। मैंने लोगों से पूछा तो किसी ने कहा 150, मैंने कहा 170। वो 170 में सब मुसलमानों पे नहीं हुए, हिंदुओं पे भी हुए थे। चलो 140 मुसलमानों के। तो मुझे आप बताओ कि ये मुल्क जो है 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है। तो आप ये है, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे, आपने जैसे कहा एक भी होता है शर्मनाक बात है, लेकिन गलत बात मैंने कहा कि इसलिए मुझसे क्यों नहीं पूछ सकता क्यों। मैंने कहा जो पहला हुआ था ना पहलू खान का, तो मैं उसके घर पहुंचा सबसे पहले। राजस्थान वाला? बिल्कुल नहीं, अरे जो वो आपके पहलू खान नहीं, वो कौन सा आप जो नोएडा में हुआ, उसकी नोएडा में जो हुआ, दादरी वाला। हाँ दादरी वाला। मैं उसके घर पहुंचा, अखलाक वाला, उसके घर पहुंचा। एक मैंने कहा कि यार देखो अभी उसकी जो होगा, कोर्ट वोर्ट पुलिस अपना काम करेगी, हम क्या कर सकते हैं। मैं एक रकम लेकर गया, क्योंकि उसको अभी ज़रूरत उन पैसों की है। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या चाहिए, तो वो एक जो बच गया था, बाप मर गया था, बढ़ गया था, उसको आपको पता है किसकी हॉस्पिटल में दाखिल किया मैंने? डॉक्टर शर्मा, जो आपके वहाँ के एमपी भी हैं, जो डॉक्टर महेश शर्मा की हॉस्पिटल में। और महेश शर्मा ने उसको बेहतरीन इलाज किया उसको स्विट्जरलैंड से एक न्यूरो सर्जन को बुलाकर यहाँ उसके अंदर खोपड़ी के अंदर वो हो गया था। फिर उसका एक भाई जो था वो एयरफोर्स में था, अगर आपको याद हो, और उसकी तमिलनाडु में कहीं पर उसकी वो थी पोस्टिंग। मैंने कहा बताओ क्या चाहिए तुमको? तो उसने कहा जफर भाई अगर आप रिक्वेस्ट करके मुझे दिल्ली में करवा दें। मैंने ऊपर बात की तो उन्होंने इमीडिएटली उसको दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, और उसी हॉस्पिटल, दिल्ली में आपके एयरफोर्स की हॉस्पिटल है और वहाँ एयरफोर्स का वो भी है, वहाँ उसकी ट्रांसफर करा दी। तो मेरा यह है कि जो हो जाता है किस्सा हिंदू या मुसलमान का, मैं एक रकम पहुंचा देता हूँ, और मैं बोलता हूँ भाई अभी तेरी क्या जरूरत है, कानून वो सब अपना जो भी करेगा। तो मैंने कहा ये करने के काम है आप लोगों ने किए। मैंने कहा आप यहां बैठे हो, आपने एक काम ऐसा किया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा मैंने कहा कि इसका जो बैरोमीटर है ना कि मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है, वो तबलीग जमात वाले हैं। तबलीग जमात वाले एक टिपिकल होते हैं, कुर्ता पजामा, टोपी, दाढ़ी, और साथ में चलते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और वो आम उसमें होते हैं रेल में। यानी एज में हम लोग बात कर रहे हैं ना सौरव, अभी इस वक्त कम से कम 30 से 40 हज़ार तबलीगी मुल्क के किसी न किसी ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे होंगे। वो सफ़र करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं 5 वक्त की, खाना भी खाते हैं, बिल्कुल। तो मैं अगर हो इस मुल्क में ऐसा है कि मुसलमान चल ही नहीं सकता, तो सबसे पहले रोज़ अटैक तबलीग जमात वालों को होने चाहिए। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन के साथ हैं। मैंने अभी तबलीग जमात के मरकज़ में जाके पूछा कि कितनी वारदातें आई हैं कि जमात के साथियों को मारा गया हो, तो बोले अभी 2 साल में एक भी वारदात नहीं आई। एक आई थी 2 साल पहले फरीदाबाद के पास कोई स्टेशन पे, एक वो निकल रहे थे, उसमें एक की वो 2 साल पहले हुई थी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं एक कारोबारी भी हूँ, मैंने कहा मेरा बिजनेस है, और हमारी पूरी एक बिरादरी अहमदाबाद में, और ये यू कैन एक्स्ट्रापोलेट एवरीवेयर जी। मैंने कहा हमारे सप्लायर हिंदू हैं, हमारा आगे माल जाता है हिंदू में। तो मैंने कहा अगर आप जो कहते हो कि मुसलमानों के साथ इस मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो मुझे आप बताओ कि ये 20 करोड़ मुसलमान जी कैसे सकते? मतलब ये चंद वारदातों की वजह से ऐसा माहौल बना दिया गया बाहर कि जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान जो है सड़क पर नहीं चल सकता, उसका जीना दुश्वार है, जीना दूभर है ये। और फिर ये जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो और जो ये जो अति यतीन आनंद जैसे लोग हैं, जो असीम आनंद, और ये जो भी हैं, ये जो लोग जो करते हैं, ये धर्म संसद वाले, या एक जगह पे जो किसी ने कहा वो एक्स्ट्रापोलेट होता है। मैंने कहा हाँ होता है, ऐसा भी इनकार नहीं करता मैं, लेकिन ये एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर। और फिर मैंने अपने बारे में ये कहा कि देखिए मेरा ताल्लुक ज़मीन से है, मैं तालीम और तरबियत के प्रोग्राम करता हूँ पूरे मुल्क में। मैंने अब तक 63 शहरों में किए जी, 63, उसमें यूपी के कम से कम 13 शहरों में किए मैंने, मध्य प्रदेश में किए, राजस्थान में किए, बिहार में किए, आसाम में किए, कश्मीर में किए, गुजरात में किए, महाराष्ट्र में किए, साउथ के अंदर भी मैंने अभी तक नहीं किया था, तमिलनाडु में किया, केरला में किया, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। और मेरा हर जगह पर
क्योंकि प्रोग्राम ऐसे नहीं हो जाता, 2-2 3-3 मरतबा जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो तो पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, दूसरा, ये वर्कशॉप जो चलती है सौरभ, ये फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके जो ट्रेनर हैं मेरे, वो सब हिंदू हैं। ठीक है, ज्यादा ये सब बातें कोई नहीं बताता बाहर। मैंने कहा आप मुझे बताइए, अभी मैंने अहमदाबाद की मिसाल दी। मैंने कहा अहमदाबाद आप लोगों के सामने फौरन आता है कि अहमदाबाद यानी, मैंने कहा मैंने अहमदाबाद में अभी जो प्रोग्राम किया तो मैंने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में किया, और अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के उस ऑडिटोरियम में किया कि जहां किसी मुसलमान की वैसे रसाई नहीं हो सकती। उस ऑडिटोरियम में जहां पर मोदी साहब 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए थे। मैंने जब अहमदाबाद मैनेजमेंट के एसोसिएशन वालों से बात की, फौरन तैयार हो गए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में गौतम अडानी साहब और जो हमारे टॉरेंट वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। उन लोगों ने, बल्कि वो जब मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था प्रोग्राम के बाद, उसमें 70% मुसलमान थे, और वो मुसलमान थे कि जो कभी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, उनको मालूम भी नहीं था कि है अहमदाबाद में। वो आए, उन्होंने बड़ी खिदमत की, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था एज वोट ऑफ थैंक्स। तो प्रेसिडेंट साहब खड़े होकर बोलते हैं, बोले नहीं जफर भाई, वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने ये करने का हमको मौका दिया। अब बताइए, सारे मुसलमान, ट्रेनर हिंदू, खिदमत करने वाले हिंदू, और ये तो मैं देख रहा हूँ पूरे मुल्क में। और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ये मेरे 63 प्रोग्राम्स को आसमान से तो पैसे आते नहीं है भाई, पैसे खर्च होते हैं। आप नहीं मानेंगे, आज तक मुझे जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, ये हिंदुओं ने दिया है। अच्छा, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर ऐसा होता तो मैंने कहा, और उनको मालूम है कि मैं ट्रेन कर रहा हूं मुसलमानों को। आपने एक बात और कही वहां जाकर के, मैंने सुना आपका एक जगह पर स्पीच, आपने कहा मुसलमानों को विक्टिमहुड की मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। हम हमारे साथ गलत हो रहा है, हम विक्टिम हैं। इसको लेकर के यहाँ पर आपको जो अंदाजा ही होगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बैकलैश तो इसका आएगा कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान ये कहना बंद कर दे कि हम विक्टिम हैं। बिल्कुल, इसलिए कि देखिए, मुसलमान को अब ये इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं, और जो निकले तो उन्होंने देखा फायदा। अब ये तालीम और तरबियत के प्रोग्राम में आए एक दिन की, हालांकि कोई इससे मैं कोई बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट या स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट या कारोबार का एक्सपर्ट नहीं बनाता, लेकिन क्या होता है कि इस प्रोग्राम से आने के बाद मुसलमानों को लगता है ये भी एक दुनिया है, और उनकी उंगली पकड़ने वाले कौन है? सब हिंदू हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये अपने दिमाग से निकालो, ऐसा नहीं है। यानी वो बोलते हैं ना ये दीवार है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैं मदरसे के बच्चों को भी मैंने शुरू किया 3 साल पहले लाना। लोगों ने मेरी साथ वालों ने कहा, यार जफर भाई, मदरसे के बच्चों को क्या मिलेगा इसमें? तो मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम ये मदरसे के बच्चे यहाँ आएंगे और ये बातों को सुनेंगे, इस माहौल में आएंगे तो उनको लगेगा कि मदरसे के बाद भी एक दुनिया है। और मैं उसको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक तो मैं हैदराबाद में जब मैंने किया तो मदरसे, मुझे वहाँ पता चला कि लड़कियों का भी मदरसा है, तो मैं खुद लड़कियों के मदरसे में गया और मैंने वहाँ उनकी जो मोहतमीन थी, पर्दे में मेरे से बात की उन्होंने। मैंने कहा देखिए, आप निकाब में आए, हिजाब में आए, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन आए, आप अपनी बच्चियों को भेजें। तो उन्होंने कम से कम 14 बच्चियों को भेजा वहाँ प्रोग्राम में, और इतनी होशियार थी वो बच्चियाँ। मैंने उनको स्टेज पे बुलाया, मैंने कहा नहीं, निकाब से आप बोलिए। एक मदरसे में किया, मदरसे के बच्चे आए एक जगह पर, मैंने वहाँ बाद में 1 महीने के बाद वो मौलाना को पूछा कि भाई आपके जो बच्चे आए थे यार क्या लेकर गए? जो जवाब था ना वो मेरे लिए सूदिंग है। उन्होंने यूँ कहा कि जफर भाई जितने आए थे ना, सब ने डीमैट अकाउंट खोला, और डीमैट से पहले बैंक अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला, ब्रोकर के वहाँ अपना अकाउंट खोला, और अब वो अपने फ़ोन से शेयर की खरीदो फरोख्त करने लग गए। ये कौन लोग हैं? जो मदरसे में पढ़ते हैं, जिनको इस दुनिया का पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि लोग ये विक्टिमहुड से बाहर निकले, बाहर निकलो, ऐसा नहीं है दुनिया में आगे बढ़ो। यानी ऐसा है कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। आपने ये भी कहा कि ये हर वक्त एजिटेशन के मोड में रहना, इसको भी बंद करना पड़ेगा कि हम सड़कों पर उतरेंगे कुछ भी हो जाए। ये मुझे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो बड़ा वो हो जाएगा, बल्कि एक और भी हैं, उन्होंने कहा कि यार बोले जफर भाई ये क्या है कि, और हमारे उलमाओं को कहा उन्होंने कि क्या बात है कि हर बार एजिटेशनल या कन्फ्रंटेशनल जो एटीट्यूड है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी रास्ते निकल सकते हैं। वही कॉमन सिविल कोड का अगर आता है तो मुझे एक और बात याद आई उस पर
कि 2014 बिल्कुल इलेक्शन तय हो गया था कि अब होने वाला है, और तो मैं 15-20 प्रोमिनेंट मुसलमानों को लेकर गया मोदी साहब के पास। अच्छा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो एक सवाल, क्योंकि उनकी मैनिफेस्टो भी आ गई थी बीजेपी की, और उसमें प्रोमिनेंटली था कि हम कॉमन सिविल कोड लेके आएंगे, जो हमेशा से बीजेपी कहती है कि हम लेके आएंगे। तो एक मौलाना थे, बहुत प्रोमिनेंट मौलाना है मुल्क के, उन्होंने मोदी साहब को डायरेक्टली पूछा, मैं था वहाँ मौजूद था, कि भाई आप ये कौन, तो मोदी साहब ने कहा हम लाएंगे कॉमन सिविल कोड, लेकिन ये कॉमन सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू कोड बिल या हिंदू कानून थोपेंगे, एक, और दूसरा कहा कि जब कभी भी लाएंगे तो जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग हैं, उनसे सबसे हम राय मशवरा लेंगे और फिर राय मशवरे से लाएंगे, कोई चीज थोपने वाले नहीं है। तो मैंने उनको, मौलाना को पूछा कि आपको इत्मीनान हुआ इनकी बात से? तो बोले यार जिम्मेदार है ये, कल को प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अगर हम उसकी बात पे एतमाद ना करें, बोले हाँ मुझे इत्मीनान है इस बात पर। तो और अब आप ये भी एडवाइस कर रहे हैं मुसलमानों को कि सरकार के साथ चलने की कोशिश करो। मैंने एक और बात वहां कही, लोगों ने पूछा कि क्या होना चाहिए, तो मैंने 2-3 बातें कही कि एक तो हमारे लिए सबसे बड़ा इश्यू जो होना चाहिए एजुकेशन, वी नीड टू बी हाईली एजुकेटेड, यानी ये अब मामूली एजुकेशन नहीं चलेगा, यानी उस फील्ड के माहिर बनना पड़ेगा, एक। दूसरा, जितनी एग्जाम्स होती हैं सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैंने कहा कि हम लोग एग्जाम में ही नहीं बैठते, मैंने कहा मैं आपको फिगर दिखाऊं, मैंने कहा हम जो रोते हैं ना कि हमारे इतने परसेंटेज है, इतने परसेंटेज है, तो अगर आप जाके देखोगे ना कि कितने हम बैठते हैं एग्जाम में, तो आप रो दोगे। तो हमको ये जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी की हो, जॉइंट एंट्रेंस हो, नीट हो, जितनी भी सरकार की बैंकिंग की एग्जाम, जितनी भी एग्जाम हो, उसमें हमको जितने सरकारी पोस्ट निकलती है, सब निकलती है जहां भी, उससे तो कोई रोकता नहीं, उससे कोई रोकता नहीं है आपको, उसकी ट्रेनिंग के लिए कोई नहीं रोकता। तो एक। दूसरा, हमको इस मुल्क का जो हिंदू है उसके साथ भी हमारा एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं है हम क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी मजहबी रवादातें क्या है। देश में हिंदू मुसलमानों के बीच इतना डिस्कनेक्ट है? ये न, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो नहीं था इतना, यानी हम उनकी दिवाली में भी जाते थे, ईद में जाते थे, वो हमारे यहाँ आते थे। एक अभी क्या हो गया, मर्केंटाइल है जहां बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन ओवरऑल सिर्फ बिजनेस रिलेशन है। तो मैं समझता हूं कि अब हमको वो सोसाइटी के लेवल पर इंटरेक्शन नहीं है, वो इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है कि जब हमारे हिंदुओं को पता चलता है ना, अरे यार ये अच्छा जफर भाई यार हमको तो मालूम ही नहीं था, या हमको उनके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं मालूम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबर नामे में ये है, आपको पता है, इसलिए मुगलों के जमाने में गौ हत्या थी, मुगल के जमाने में गाय कभी नहीं कटी, बल्कि सर सैयद का तो उस जमाने का है कि उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी भी गाय नहीं कटेगी, और आज तक नहीं कटती। बाबर ने जो हिदायत दी थी ना हुमायूं को, वो क्या थी, उसमें यूं कहा उसने अपने बेटे को कि बेटा इस मुल्क के अंदर गाय की हत्या मत करना, और यहां की मजहबी रवादारी का ख्याल करना, मतलब जो सैंक्टिटी है हिंदुओं की उसका ख्याल करना। तो हमको ये, उनसे जब मिलेंगे तो उनको हमारी सैंक्टिटी का अंदाज आएगा, उनको हमारी सैंक्टिटी का अंदाज आएगा। और तीसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ वी शुड बी इन प्रोसेस ऑफ डायलॉग। जो गवर्नमेंट, नॉट कन्फ्रंटेशन नहीं, डायलॉग में अपनी बात रखो उनके सामने। आफ्टर ऑल वो भी कोई हुकूमत चलाने आए, और उसके लिए वही करना पड़ेगा जो आपने इससे पहले कहा, विक्टिमहुड से बाहर निकलो, बात करो सरकार से, बात करो। कोई लगता भी है मसला हमारे खिलाफ है तो पहले डायलॉग करो। हाँ रखो, आपको जो भी लगता है अपनी बात रखो उनके सामने। लोग आपसे पूछते होंगे भाई हिंदुस्तान में चुनावों के वक्त पे पोलराइजेशन करने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, आपको लगता है ऐसा किया जाता है? मैंने उसका जवाब दिया कि देखो, आप रिएक्ट करना छोड़ दो, कभी हिजाब के नाम पे होगा, कभी हलाल के नाम पे होगा, मतलब चलता रहेगा, यू स्टॉप रिएक्टिंग। तो मुझे उस पे लोग कहेंगे आप मुसलमानों को वेजिटेबल बनाना चाहते हैं, नहीं, कुछ ना करें। नहीं, खामोशी भी एक जवाब होता है सौरभ। ये मैंने, देखिए हर एक को एक विलन चाहिए, ये बात मैं जब कर रहा था कि मुसलमानों को भाई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू रिएक्ट फॉर एवरीथिंग, एंड इफ वी नीड टू रिएक्ट, जो सही जगह पर है, जो जगह है वहां जाना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे। मैं, हम लोग जब ये बात कर रहे थे तो महेश भट्ट भी बैठे थे, सलीम साहब थे, हमारा एक राउंड टेबल होता रहता है, तो उस पर मुझे सलीम साहब ने कहा यार ये तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब कि फिल्म में, शोले में गब्बर सिंह ही नहीं है। तो बोले वीरू और जय फिर करेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि वो गब्बर सिंह ही निकल जाए। आप रिएक्ट करते हो तो सामने आता है, आप रिएक्ट करना छोड़ दो, खत्म हो जाएगा मसला अपने आप। वेजिटेबल बनना नहीं है, नई जवाब देना
ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। गुस्सा जो है ना आना बहुत जरूरी है, लेकिन गुस्से का सही जगह पे चैनल होना वो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आपसे ये जरूर पूछते होंगे लोग, क्योंकि पीछे आपका ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि भाई मोदी साहब कैसे व्यक्ति है, मोदी साहब इंसान कैसे हैं, तो लोग आपसे अक्सर पूछते होंगे। पूछते, बिल्कुल पूछते हैं। मैंने कहा भाई मेरा 20 साल से ताल्लुक है उनके साथ, और सियासी सूझबूझ जो उनके अंदर मैंने देखी है, मैंने आज तक किसी लीडर में नहीं देखी। मैंने कहा मैं उनके साथ जब भी बात करता हूं 2 मिनट में वो समझ जाते हैं। और वो तो उनका है कि जैसे मस्जिदों में जाना और जो पूरा है, और जो अरब दुनिया से उनका जो कनेक्शन है, वो मुझे इसलिए याद है कि मैंने 2013 में एक डॉक्यूमेंट दिया था मोदी साहब को। तो मुझे कहने लगे कि यार ये तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास भी नहीं होगा। और उसमें यह था कि सर आप जब आएँ, और उसका उन्होंने पेश खैमा अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में शुरू कर दिया था। वो वाइब्रेंट गुजरात जो करते थे, तो गालिबन 2009 में या 11 के वाइब्रेंट में मैंने कहा कि सर आपको है ना जो इस्लामी मुल्क हैं उनके हर एम्बेसी में जाकर बुलाना चाहिए। तो आप नहीं मानेंगे, मोदी साहब खुद गए हर एम्बेसी में। और 2013 का जो था वाइब्रेंट, उसमें अरब लीग के एम्बेसडर भी आए, और यूएई, कुवैत, कतर और ओमान के एम्बेसडर भी आए थे। और मैंने उसमें ये कहा था कि सर अगर पैसा चाहिए गुजरात में या हिंदुस्तान में, क्योंकि आप बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर भी, तो इस इलाके से आ सकता है। ये अमेरिका यूरोप वाले हाँ वो करेंगे, लेकिन आता कुछ नहीं है, आएगा यहाँ से। तो आप देखिए, और उन सारे अरब मुल्कों में, खासकर मुस्लिम कंट्रीज में बड़ा सम्मान होता है प्राइम मिनिस्टर का। और देखिए अब आप बताइए यूएई, भाई हमारा इतना जबरदस्त ताल्लुक था। मोदी साहब जो 2015 में 16 में गए, 32 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर गया था पहली बार। ये जितने अरब मुल्क हैं, जितने भी इतने पावरफुल हैं, कौन गया, कितनी बार गया? आज मोदी साहब आज भी यूएई अभी हैं। सऊदी अरेबिया, आप मुझे बताइए कि सऊदी अरेबिया जब गए तो उन्होंने वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसने दिया? कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, किंग सलमान। तो ये सवाल मुझे किसी ने वहां पूछा, ये कि आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी साहब एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी इस्लाम नहीं है। मैंने कहा मेरा, अब हो सकता है यार मैं इतना कम अकल हूं, या तो मैंने कहा 20 साल में मुझे समझ में नहीं आया, और मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि वो मुसलमानों के दुश्मन हो और वो इस्लाम के दुश्मन हो तब भी मैं उनके साथ रहा हूं। ऐसा गया गुजरा भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी कोई दाल रोटी उनके उससे चलती नहीं है। मैं कारोबारी आदमी हूं। मेरा कारोबार जो है, मैंने लोगों को कहा कि भाई मेरा कारोबार जो है ना 1875 से है बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 6th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूं। कितने मोदी आए और चले गए, तो मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है कारोबार में। इसलिए कि मैं अडानी अंबानी नहीं हूं कि मुझे उनसे कोई पावर सैंक्शन करानी है, जमीन सैंक्शन करानी। तो जो आप कह रहे हैं वो ईमानदारी से कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो बिल्कुल आप जो कह रहे हो ऐसे नहीं। और वहां किसी ने पूछा, एक साहब खड़े हुए, बोले नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। और वो मुझे 1925 में हेडगेवर और 1930 आरएसएस के ऊपर ले गए। हाँ, आरएसएस पे, और बोले मोदी से बड़ा एंटी मुस्लिम कोई नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप कौन है? तो वो एक डॉक्टर, बड़े सिविल सर्जन है रियाद में, बड़ी हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा आपके बॉस कौन है अल्टीमेटली? तो बोले क्या गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा अच्छा, आप मुझे यहाँ कह रहे हो? मैंने कहा आपने उनको नहीं कहा कि यार आपने एक एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम को आपका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया सऊदी ने। तो एकदम वो सटक हो गया। तो फिर मैंने कहा एक मिनट, आप हिपोक्रेट भी हैं और आप झूठ भी बोलते हैं। इसलिए कि अगर आप ईमानदार होते तो कम से कम आपका प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करते किंग सलमान के सामने। वो किया आपने। मैंने कहा वाह, मुझे पूछ रहे हो, मैंने तो अवार्ड नहीं दिया मोदी को। और फिर मैंने कहा कि फिर आपकी हिपोक्रेसी ये है कि आपको उस मुल्क में रहना ही नहीं चाहिए कि जिसने इतना मुसलमानों का दुश्मन और एंटी इस्लाम को इतना बड़ा अवार्ड दिया है। तो मैंने कहा उनको नहीं मालूम, वो मुल्क चलाते हैं भाई, 90 साल से हुकूमत चलाते हैं, ऐसे नहीं है। मैंने कहा बाइडेन को भी ठीक उन्होंने किया है। मैंने कहा वो बड़ी हुकूमत ऐसे ही नहीं है दुनिया के अंदर। आज मैंने कहा आपके इनका $600 बिलियन का तो सॉवरेन फंड है, तो उनको नहीं मालूम। और फिर मैंने कहा चलो उनको नहीं मालूम। यूएई ने भी अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, कतर ने भी दिया, ओमान में भी दिया, कुवैत ने भी दिया, बहरीन ने भी दिया, और मैंने कहा आखिर में पैलेस्टाइन ने भी दिया। हाँ, फलस्तीन ने दिया। तो मैंने उस पर कहा, मैंने कहा एक मिनट, फलस्तीन की जब बात आई ना, मैंने कहा कि 2012 में महमूद अब्बास साहब आए थे इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के। और जो 2 प्राइम मिनिस्टर्स की वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मनमोहन सिंह साहब ने ऐलान किया था कि वहाँ एक रमल्ला में यूनिवर्सिटी है,
उसको $15 मिलियन देंगे यूनिवर्सिटी का एक सेक्शन बनाने के लिए, साइंस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मैंने कहा 12 में वो नहीं मिला उनको, 13 में नहीं मिला, 14 में नहीं मिला, 14 में वो चले गए। 2015 में उसके 8 मिलियन मोदी की गवर्नमेंट ने दिए, और उसके बाद 2017 में दूसरे 7 मिलियन दिए। और मैंने कहा वो जो बना सेक्शन उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, फिर मैं गया और मुझे वहाँ उन्होंने मौका भी दिया बात करने का बच्चों के सामने। तो मैंने कहा ऐलान उन्होंने किया था लेकिन दिया इन्होंने। तो अगर ये होता है भाई, किसी को मालूम भी नहीं। बाय एंड लार्ज एक जो इमेज बनी हुई थी बाहर के मुसलमानों में कि भाई भारत में गलत सलूक होता है मुसलमानों के साथ, या नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, वो आपने महसूस किया और उसका आप जवाब भी दिया। और देखिए, मैंने लोगों को एक और बात की जो उन्होंने मानी, इससे कि पढ़े लिखे समझदार लोग थे। मैंने कहा देखिए, एक तो ठीक है, ये जो इनके जो उनको छोड़ दीजिए, वो बोलते रहेंगे, फ्रिंज कहते हैं जिसको, फ्रिंज जो हमारे यहाँ भी होते हैं। मैंने कहा वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा हमारा पैमाना क्या होना चाहिए भाई, इनकी 9 साल की हुकूमत है, वो 9 साल में इनके बहुत सारे बेनिफिशियरी चीजें जो आई हैं, जो मैंने कहा राइट फ्रॉम जनधन। मैंने कहा मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा फाइनेंस की दुनिया से ताल्लुक है, कि किसी ज़माने में एक गरीब आदमी का, एक आम आदमी का बैंक अकाउंट खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैंने कहा इन्होंने एक ऐलान किया कि नहीं भाई, हर आदमी का जो फुटपाथ पे भी रहता है उसका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। और मैंने कहा उसमें 2 चीज़ें अटैच थी उस अकाउंट में, एक डेबिट कार्ड और एक पेंशन की स्कीम। मैंने कहा आज 9 साल में कम से कम 51 करोड़ अकाउंट खुले, मोर देन 500 मिलियन। और मैंने कहा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मैंने कहा मेरे सामने एक, इसलिए कि लोग जब भी मसला होता है मुसलमानों का मेरे पास आते हैं, मैंने कहा एक भी किस्सा ऐसा नहीं आया कि अगर मुसलमान है और उसका अकाउंट नहीं खुला हो, एक भी नहीं है। दूसरा, इनकी स्कीम है मकान की, जो 2.5 लाख रुपए देते हैं, टॉयलेट की, गैस के सिलेंडर की, उनको किसानों को देते हैं। फिर एक वो मुद्रा लोन है, ठीक है। मैंने कहा ऐसा, तो उसमें 2 बहुत प्रोमिनेंट थे वहाँ, एक की तो बड़ी IT कंपनी है और उनका ताल्लुक है आजमगढ़ से, और एक जो साहब थे उनका ताल्लुक है बनारस के किसी गांव से, 68-69 से अमेरिका में। उन्होंने कहा नहीं ये बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा, बोले मैं भी गांव में जाता हूं और बोले मैंने बहुत सारे मुसलमानों के मकान इस स्कीम के तहत बनते हुए देखे हैं। तो ये सब वहां के प्रोमिनेंट मुसलमानों ने कहा। तो बोले हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। मैंने कहा देखिए वो असल है ना, पैमाना क्या है। मैंने कहा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, हालांकि मैंने कहा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा मनमोहन सिंह साहब जब थे लास्ट में, तो उसका बजट था 3100 करोड़। अभी मैंने कहा जो बजट आया है वो है अबाउट ऑलमोस्ट 5800 करोड़। तो मैंने कहा हो सकता है मोदी साहब बंद ही कर देते भाई, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाने का कोई जरूरत ही नहीं थी, बंद कर देते। बल्कि उन्होंने उसको ठीक किया, कुछ 19-20 स्कॉलरशिप का और वो होता है। तो मैंने कहा वो भी मैंने उनके सामने रखी बात। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं उसमें कि जो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप है उसको खत्म करेंगे, लेकिन वहां हम बढ़ा देंगे। तो बोले अल्टीमेटली कम नहीं होगा। तो मैंने कहा कम से कम इतना तो आज है कि हम उनके सामने बात तो रख सकते हैं, ठीक है, और सुनते हैं। मैंने कहा मैंने बात जब रखी तो उन्होंने कहा इस पर ध्यान देंगे हम। एक आरएसएस को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल रहते हैं कि आरएसएस क्या है। कोई उसको बिल्कुल अतिवादी संगठन बोलता है बाहर, कोई कुछ बोलता है। आपका तो अपना भी कोई ना कोई इंटरेक्शन रहा होगा आरएसएस के साथ। कभी नागपुर गए आप? हाँ गया हूँ बिल्कुल। यानी वो आरएसएस वाले मुझे हमेशा बुलाते थे, तो मैं नहीं मैं जाऊँ। वैसे यार मोदी साहब से मिलने में जो मुसीबत आई, तो वहाँ जाने पे तो क्या होगा, तो मैं हमेशा इनकार करता था। और अब मैं इनकार डायरेक्टली तो नहीं कर सकता था, तो मैं कंडीशन रखता था कि यार मोहन भागवत साहब के साथ मुझे 1-to-1 45 मिनट मिले तो मैं आऊँ। अब ये 2-3 साल चलता रहा। एक बार उनके भाई और एक और साहब आए और बोले कि भाई जफर भाई एक प्रोग्राम है और वो भागवत साहब के साथ 45 मिनट भी मिलेंगे। ठीक है। अब वो मेरी बात थी। एनीवे मैं गया नागपुर और मुझे रात ठहरना पड़ा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई काम, तो मैंने कहा नहीं मैं तो कहीं भी ठहर जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे हेडगेवर भवन में ठहराया। हेडगेवर भवन में आई थिंक मैं पहला मुसलमान होऊंगा जो 90 साल में हेडगेवर भवन में ठहराऊंगा। खैर रात का वक्त था, मैं जब पहुंचा सर्दी थी, उन्होंने गर्म पानी का इंतज़ाम किया था। फिर जाते जाते मैंने उनको पूछा, 1 मिनट, मोहन भागवत साहब के भाई थे, कज़न है। मैंने कहा यार मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ यहाँ पर? अरे बिल्कुल। मैंने कहा इसलिए कि मुझे ईशा की नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज़ पढ़नी आएगी यार मैं हेडगेवर भवन में। अरे नहीं नहीं बिल्कुल। अरे पूरा अटेंशन में आ गए, वाइट कपड़ा लेके आए, बोले नहीं गर्म पानी का इंतजाम है, वुजू बना सकते हो आप और बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते हो। आरएसएस हेडक्वार्टर में मैंने नमाज पढ़ी।
दूसरे दिन मुझे ले गए रेशम भवन में, जहाँ उनका वो था, बड़ा एजाज़ किया मेरा। वहाँ फिर नमाज का वक्त आया तो फिर मुझे भागवत साहब ने किसी को इशारा किया और मुझे VHP का जो कमरा था वहाँ नमाज पढ़ने थे। मैंने ज़ोहर की और असर की नमाज़ पढ़ी और मेरी भागवत साहब से बात हुई। तो मैंने भागवत साहब के सामने जो मुसलमानों के इश्यूज़ हैं सारे रखे 1 to 1। उन्होंने मेरी हर बात सुनी और मुझे आखिर में 2 बातें कही। बोले आपकी जो दर्द है वो मैं मानता हूँ, सही है, आपका जो दर्द है बिल्कुल सही है। और बोले हम ये बात मानते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर 15-20% मुसलमान पीछे रह जाएगा तो। हाँ, किसी भी तरीके से हमको उनको या तो कोई तरीके से भी रिजर्वेशन नहीं या पॉजिटिव एफर्मेशन या कोई भी, वो अगर पूरे देश के साथ आगे नहीं बढ़ते तो देश आगे नहीं बढ़ता। बोले हम ये बात को मानते हैं और मैंने अपनी ईमानदारी से जितने मसले हैं वो इधर उधर बोलने के बजाय डायरेक्टली उनको कहे और उन्होंने माना। जफर साहब, आपने आज जितनी बातें बताई हैं, आप बहुत कुछ जो आप विदेश में बोल करके आए, वहां बसे मुसलमानों के बीच में भारत के ताल्लुक से, वो तो आपने शेयर किया ही। मुझे लगता है आपने आज जो बातें कही मोदी साहब के ताल्लुक से, RSS के ताल्लुक से, मोहन भागवत साहब के और आपकी जो बातचीत थी उसके नज़रिए से, ये बातें पहुंचना बहुत ज़रूरी था। बहुत से लोगों की बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी, बहुत से दिमाग के जाले दूर हुए होंगे। बहुत धन्यवाद, फिर किसी मौके पर मुलाकात करेंगे। बस एक लास्ट बोल दूं, हमेशा डायलॉग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसलिए कि डायलॉग जब करते हैं ना तो ख़त्म हो जाता है। हम वो दूर दूर रहते हैं ना, बातचीत नहीं होती, उससे हमारा क्या मसला है कि मैं आपसे बात नहीं करता, उधर बात करता हूँ, इधर बात करता हूँ। डायरेक्ट अगर बात कर लें ना तो मसला ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।